हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। वॉइस वगैरह पहले आप क्लियर कर दें, फिर हम प्रोसीड करें। वॉइस वगैरह सभी को ठीक आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ठीक। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, WWF, उसके अलावा कोरल रीफ, ये सब पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किन किन की चीज़ों से है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, साइट्स के बारे में, ये कई टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनवायरनमेंट के लिए रोल प्ले करती है, कोरल रीफ, उसके बारे में बात की। आज उसी तरह की एक और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज मैंग्रोव, उसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचर में मैंग्रोव, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कोस्टल एरिया में, सॉल्ट वाटर एरिया में आपको नज़र आ जाएंगे किनारे पर। दिखता कैसा है, पहले तो इसकी इमेज देखो। क्यों ये नेचर में ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैंग्रोव दिखता कैसा है। इस तरह का ये प्लांट है। मैंग्रोव इस तरह का एक प्लांट है। इसकी जो रूट्स हैं आप देखेंगे, यहाँ पानी के अंदर भी डूबी हुई हैं, मतलब किनारे की तरफ जहाँ शैलो वाटर है, छिछला है पानी, तो इसका जो रूट है ऐसे पानी के नीचे भी हैं और ऊपर भी दिख रही हैं आपको दोनों तरफ। क्योंकि मडी एरिया में ग्रो करता है, कीचड़ वाला क्षेत्र है, नीचे रूट को उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो इसकी रूट ज़मीन के ऊपर भी होती हैं अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि पानी के नीचे जो एरिया है वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, तो इसकी रूट जो है ऐसे ऊपर भी उभरी होती हैं। ये मैंग्रोव प्लांट है। फिर आप देखो ये ग्रीन लीफ वगैरह दिख रही हैं यहाँ पर, और देखने में ही बहुत डेंस एरिया लग रहा है, घना एरिया लग रहा है। तो इसका मतलब कई सारी स्पीसीज, मछलियाँ, झींगा, वो सब यहाँ पर रहते भी होंगे। टर्टल, क्रोकोडाइल, उनको भी जगह मिल जाती है इस एरिया में। और ऊपर पेड़ के ऊपर जो बर्ड्स वगैरह हैं वो घोंसला वगैरह बना लेते होंगे। तो ये डेंस एरिया है, यहाँ पे कई सारी बर्ड्स, मछलियाँ, टर्टल, क्रोकोडाइल, ऐसी स्पीसीज आपको बहुत नज़र आएंगी। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी वाइज भी रिच एरिया है, बायोडाइवर्सिटी वाइज भी रिच एरिया है। अब सुने एक एक करके। बायोडाइवर्सिटी होता है एक हेलोफाइट। हेलोफाइट शब्द का मतलब है सॉल्टी एरिया में ग्रो करने वाला। फाइट का मतलब प्लांट, हेलो मतलब सॉल्टी। सॉल्टी एरिया में ग्रो करने वाला एक प्लांट है ये मैंग्रोव। ये आपको वर्ल्ड में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो कल हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में जो ओशियन है, ओशियन में है कोरल और किनारे पर पाया जाता है मैंग्रोव। तो आप सोचिए कि दो नेचुरल बैरियर, ओशियन के अंदर कोरल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में पाया जाता है और किनारे पर मैंग्रोव है। तो जब डिजास्टर आते हैं, जब सुनामी, साइक्लोन, स्टॉर्म्स जब आते हैं, तो पानी के अंदर कोरल की चट्टानें हैं, वो डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करने का काम करता है। और किनारे पर फिर मैंग्रोव है, मैंग्रोव उन लहरों की स्पीड को और कम कर देता है। यूट्यूब वगैरह पे देखोगे एक वीडियो आपका मैंग्रोव का दिखेगा कि ऐसे मैंग्रोव है, लहरें इससे टकरा रही हैं,
और इससे टकराने के बाद लहरें जो हैं सीधी हो जा रही हैं, उनकी एनर्जी कम हो जा रही है और वो सीधा हो जा रहा है पानी का जो फ्लो, फिर वो इतना प्रभाव इसके पीछे के हिस्से में नहीं डाल पाएगा। अब मैंग्रोव एरिया को पार करने के बाद पीछे की तरफ अगर शहर बसे होंगे या स्ट्रक्चर होंगे, वहां तक जाते जाते उन डिजास्टर का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, कोस्टल एरिया में मिट्टी को होल्ड करने के लिए इसकी जड़ें जो हैं सॉइल को बांध रहा है। देखो, कोस्टल एरिया में किनारे की मिट्टी को बांध रहा है, तो जो आइलैंड वगैरह खत्म होते चले जा रहे हैं, जो एरिया को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो इसका हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि कोरल कोस्टल एरिया में बहुत ज़रूरी है। कोरल का होना कोस्टल एरिया में बहुत ज़रूरी है, जिससे किनारे की मिट्टी को बांधे, इरोजन वगैरह को यहाँ पर रोके। तो बायोडाइवर्सिटी वाइज भी रिच एरिया है। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस भी करता होगा, कार्बन को एब्जॉर्ब करता होगा, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, डिजास्टर के इम्पैक्ट को घटा रहा है, किनारे की मिट्टी को कटने से रोक रहा है। इसका मतलब मैंग्रोव नेचर के लिए ज़रूरी है कि नहीं? मैंने आपसे कहा कोस्टल एरिया में मैंग्रोव का होना एक तो किनारे की मिट्टी को होल्ड कर रहा है, कोस्टल इरोजन को बचा रहा है, मिट्टी की कटान को रोक रहा है, नहीं तो आइलैंड वगैरह और खत्म होने लगेंगे। डिजास्टर का पहला इंपैक्ट नीचे कोरल जो है, कोरल डिजास्टर के प्रभाव को कम कर रहा है, और किनारे पर जब आएंगे तो मैंग्रोव भी ऐसे है रोकने के लिए, मैंग्रोव भी उसके प्रभाव को कम कर रहा है। दूसरा काम डिजास्टर के इंपैक्ट को घटाना। तीसरा, बर्ड्स वगैरह घोंसला बना ले रहे हैं, खाने पीने की जगह मिल जा रही है, और जो ये रूट वगैरह का डेंस एरिया है, यहाँ भी प्रजातियों को रहने की जगह मिल जा रही है। तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको शहद, वैक्स मतलब मोम, हनी, वैक्स, इस तरह की चीज़ें भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया भी होगा, तो ये भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और प्लांट है तो CO2 वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा। और किनारे पर है, मिट्टी अच्छी खासी अवेलेबल है, तो कैसा होगा? एवरग्रीन। क्या कोई फिक्स है कि सालाना इसके पत्ते गिरे? नहीं, लगातार पानी की सप्लाई मिल रही है, ये पत्तियां भी एवरग्रीन प्लांट है ये। ठीक है। भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ है? इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव, बचाने की जरूरत है। अब हो क्या रहा है, एक तो इसकी लकड़ी जो है कई जगह इस्तेमाल हो जाती है, जैसे लकड़ी के मकान जो बनाते हैं वहां पर भी मैंग्रोव की लकड़ी इस्तेमाल हो जाती है। बोट मेकिंग जो करते हैं उसमें यूज हो जाती है, बोट बनाने में भी इस्तेमाल हो जाती है। वुडन से और चीजें बनती हैं, ऑर्नामेंटल चीजें वगैरह बनती हैं, उसमें यूज हो जाता है। तो एक स्ट्रेस, एक प्रेशर तो इसके ऊपर पड़ रहा है कि मैंग्रोव का लकड़ी काटी जा रही है, क्योंकि इन चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है। तो ज़्यादा मैंग्रोव की लकड़ियाँ काट रहे हैं, एक रिस्क तो ये, ज़्यादा लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, एक रिस्क तो ये। दूसरा, कोस्टल इलाके में डेवलपमेंट हो रहा है, सबको सी व्यू चाहिए, तो कोस्टल एरिया में बिल्डिंग बनाना, होटल बनाना, कि जो सुबह उठे वो ओशियन देखे, सी व्यू सबको देखना है। तो फिर सी व्यू क्यों देखना है? जब ओशियन का लेवल बढ़ जाएगा, मैंग्रोव कोरल खत्म हो जाएंगे, तो सी व्यू क्यों देखना है? सी तुम्हारे घर में ही आ जाएगा, बालकनी से नीचे झांक के देख लोगे, बालकनी के नीचे क्या, सी में बैठकर सी देख लोगे। ठीक। तो मैंग्रोव जो है ये एक तो किनारे काटा जा रहा है, क्योंकि किनारे पर स्ट्रक्चर ज्यादा कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी डेवलपमेंट ज्यादा कर रहे हैं। और तीसरी एक प्रॉब्लम है झींगा बहुत लोग खाते हैं, श्रिम्प एक्वाकल्चर तीसरी प्रॉब्लम है। जो झींगा वगैरह लोग पकड़ते हैं वो फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो श्रिम्प एक्वाकल्चर, झींगे की जो खेती हो रही है, यहाँ पर झींगा जो इकट्ठा किया जाता है, तीसरी प्रॉब्लम मैंग्रोव को उससे है। तो ये कुछ कारण है जिससे मैंग्रोव यहाँ तेजी से खत्म होता जा रहा है। तो क्यों नेचर में जरूरी है और क्यों खत्म हो रहा है, ये हमने एक बात बताई। इसमें लिखो जरा 2-4 लाइन। और 80 टाइप होते हैं मैंग्रोव के, 80 टाइप हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव का फॉरेस्ट है हमारा सुंदरबन। 80 टाइप होते हैं मैंग्रोव के, सबसे बड़ा मैंग्रोव का फॉरेस्ट है दुनिया में सुंदरबन। उसका भी 70% एरिया बांग्लादेश में और 30% वेस्ट बंगाल में है। इमेज क्लियर हो गई? अब लिखो जरा इसके बारे में। मैंग्रोव हैज अराउंड 80 टाइप्स, लगभग 80 टाइप के मैंग्रोव पाए जाते हैं। इट इज एन
salt tolerant plant grows in tropical and subtropical intertidal zones, grows in tropical and subtropical intertidal zones, low oxygen soil, low oxygen soil, क्योंकि कीचड़ वाले क्षेत्र में है तो जमीन में वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो इट इज एन सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल जोन, टाइड वगैरह जहाँ ज्वार भाटा वगैरह जहाँ बन रहे हैं, और लो ऑक्सीजन सॉइल, मिट्टी में ऑक्सीजन का स्तर वहां पर कम है। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, सॉल्ट टॉलरेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं हेलोफाइट। हेलो मतलब सॉल्ट, फाइट मतलब प्लांट। इसका मतलब मैंग्रोव एक हेलोफाइट है। मैंग्रोव है एक हेलोफाइट, हेलोफाइट। तो मैंग्रोव इट इज एन सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, हेलोफाइट, ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल जोन, लो ऑक्सीजन सॉइल। इसकी रूट पानी के नीचे तो है ही, पानी के ऊपर भी उभरी हुई जड़ें आपको दिख रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। इट हैज एरियल ब्रीदिंग, इट हैज एरियल ब्रीदिंग रूट्स। इसकी जो जड़ें हैं जमीन के ऊपर, पानी जहाँ कीचड़ वाला क्षेत्र है उसके नीचे तो है ही, उसके ऊपर भी उभरी हुई हैं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। ये जो ब्रीदिंग रूट हैं इन्हें कहते हैं निमेटोफोर। ये जो ब्रीदिंग रूट हैं इन्हें कहा जाता है निमेटोफोर्स, निमेटोफोर्स। तो क्या समझ आया? मैंग्रोव एक प्लांट का नाम है जिसके 80 के अराउंड टाइप्स पाए जाते हैं दुनिया में। सॉल्टी एरिया में ग्रो करता है। सॉल्टी एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट को हेलोफाइट कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट, कल भी बताया था और शुरू की क्लास में ही बताया था ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा ऊपर 35 डिग्री तक ऊपर और नीचे, बता चुके हैं कई बार। इंटरटाइडल जोन और कीचड़ वाला क्षेत्र किनारे का लो ऑक्सीजन सॉइल, और इसकी जड़ें पानी के नीचे भी हैं, ऊपर भी उभरी हुई दिखती हैं। इन जड़ों को निमेटोफोर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, it is flexible in nature, flexible in nature, so it act as natural barrier against the disasters like tsunami, cyclones, storms, etc. तो मैंग्रोव क्या होता है? फ्लेक्सिबल का क्या मतलब? ये जो ट्री है जब लहरें इस पर आती हैं तो लहरें टकराएंगी, स्टॉर्म, साइक्लोन या सुनामी जब इससे टकराएगा तो घना एरिया है और ट्री भी काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को झेल जाएगा। इसकी जगह अगर आपने कोई कंक्रीट की दीवार बनाई होती तो कंक्रीट की दीवार तो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको तो सुनामी उखाड़ के फेंकेगा कहीं दूर।
मैंग्रोव प्लांट बहुत हद तक प्रभाव को झेल जाता है डिजास्टर के, जो कि कंक्रीट की दीवार नहीं झेल सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जापान में जब सुनामी आई थी, तो उसमें आप देखो उन्होंने कंक्रीट की बहुत मोटी एक दीवार बना रखी थी। कंक्रीट की एक बहुत मोटी दीवार जापान ने बना रखी थी वहां पर। जब सुनामी आई तो उस दीवार का पता भी नहीं चला कहाँ गई। 2011 की बात कर रहा हूं मैं, मार्च 2011। तो जब सुनामी आई वो कंक्रीट की मोटी दीवार पता भी नहीं चली। यदि उसकी जगह मैंग्रोव होता तो प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकता है, फ्लेक्सिबल होने के कारण बहुत इम्पैक्ट को झेल सकता है। आप देखोगे गूगल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि एक साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी था कि मैंग्रोव का प्लांट दिखाया और ऐसे वेव जनरेट करके भेज रहे थे मैंग्रोव की तरफ, ऐसे वेव जनरेट करके भेज रहे थे। तो ऐसे जो वेव मैंग्रोव तक आ रही थी, इसको पार करने के बाद वो फ्लैट हो जा रही थी। मतलब वो इस तरह का उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पर कोई मैंग्रोव का प्लांट है और इधर वेव वाली जो पानी भेज रहे थे वेव के साथ, और इसको पार करने के बाद ये फ्लैट होता जा रहा है। मतलब इससे पता चल रहा था कि मैंग्रोव इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसके प्रभाव को कम कर रहा है। तो मैंग्रोव सोचो कितना जरूरी है कोस्टल एरिया में, डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को कम करने में रोल प्ले करता है मैंग्रोव। तो फ्लेक्सिबल इन नेचर, सो इट एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द डिजास्टर लाइक सुनामी, साइक्लोन, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। इनके प्रभाव को कम कर देता है। It helps to bind coastal soil and prevent it against coastal erosion। तो कोस्टल सॉइल को भी बांधता है और कोस्टल इरोजन को होने से रोकता है। प्लांट है तो नेचुरल कार्बन सिंक भी है। इट ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल कार्बन सिंक, नेचुरल कार्बन सिंक भी है। कल ही मैंने कार्बन सिंक वर्ड यूज किया था। कोरल भी कार्बन सिंक है और मैंग्रोव भी एक कार्बन सिंक है। तो मैंग्रोव फ्लेक्सिबल नेचर का होने के कारण नेचुरल बैरियर है, डिजास्टर के इम्पैक्ट को घटा देता है। नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द डिजास्टर, किनारे की मिट्टी को भी बांधता है, इरोजन को रोकता है। नेचुरल कार्बन सिंक भी है। उसके अलावा ये नर्सिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स है कई सारी प्रजातियों का। बहुत सारी प्रजातियों को यहाँ जगह मिल जाती है रहने के लिए, खाने की चीजें। It also act as nursing and breeding ground it also act as nursing and breeding ground of various species like यहाँ आपको मछलियाँ, झींगा मतलब श्रिम्प, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो है घोंसला बना लेते हैं यहाँ पर, बर्ड्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो एक्ट एज नर्सिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ वेरियस स्पीसीज लाइक, ये सब प्रजातियाँ यहाँ काफ़ी देखने को मिलेंगी आपको। ये सब प्रजातियां काफी देखने को मिलेंगी। तो मैंग्रोव एक्ट एज नेचुरल कार्बन सिंक। इट ऑल्सो एक्ट एज नर्सिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ वेरियस स्पीसीज लाइक फिशेज, श्रिम्प, श्रिम्प मतलब झींगा, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सब आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको वुड, हनी, वैक्स, कई सारी प्रोडक्ट यहां से मिल जाते हैं। तो सिंपली यू कैन से रिच विद बायोडाइवर्सिटी, रिच विद बायोडाइवर्सिटी। मैंग्रोव का जो एरिया है बायोडाइवर्सिटी से रिच है।
It also provides products like honey, wax, wood, इस तरह के प्रोडक्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। तो मैंग्रोव का क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया है। मैंग्रोव का क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया है और हमें कई सारे प्रोडक्ट भी इससे मिल जाते हैं, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा। तो हनी, मोम, वुड, ये सब चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उससे शहद निकाल लेते हैं और छत्ता जो बचता है उससे मोम बनाने का काम हो जाता है। मधुमक्खी छत्ता देखोगे उससे शहद निकाल लेते हैं और जो बाकी हिस्सा वैक्स बनाने में काम आ जाता है, मोम बनाने में काम आ जाता है। ब्रीडिंग का क्या मतलब है, कई सारी प्रजातियां यहाँ अंडे वंडे देंगे, यहीं पलते हैं। कई सारी प्रजातियां यहीं पलते हैं, अंडे वंडे देते हैं, कछुआ छुआ। ठीक है, तो नर्सिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड है, बहुत सारी प्रजातियों को रहने की जगह मिल जाती है, अंडे देना, रहना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया है और कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी मैंग्रोव हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि शहद, वैक्स, लकड़ी, ये सब चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। इसकी लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल हाउस कंस्ट्रक्शन में, कुकिंग पर्पस में, बोट मेकिंग में, इन चीज़ों में भी इस्तेमाल हो जाता है। मैंग्रोव वुड is used in house construction, boat making, हाउस कंस्ट्रक्शन में, बोट मेकिंग में, कुकिंग पर्पस, इन चीज़ों में भी इसकी लकड़ी इस्तेमाल हो जाती है, कुकिंग वगैरह में। मैंग्रोव की जो लकड़ी है हाउस कंस्ट्रक्शन, बोट मेकिंग, कुकिंग पर्पस, इनमें यूज हो जाती है। अब एक नोट लिखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबंस। सुंदरबन का नाम खुद मैंग्रोव की ही एक प्रजाति सुंदरी, उसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन है। दो नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा, कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा ने मिलकर इस डेल्टा को बनाया है। मैंग्रोव का दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन, इसका 70% एरिया बांग्लादेश में है और 30% एरिया वेस्ट बंगाल में है। आपको याद होगा यूनेस्को की जो लिस्ट लिखाई थी मैंने, उसमें भी इसका जिक्र था। बायोस्फीयर रिजर्व भी है सुंदरबन, और सुंदरबन आप देख रहे हो मैंग्रोव का भी सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। तो यूनेस्को की लिस्ट जो हमने लिखवाई थी उसमें इसका भी जिक्र था। तो आप सोचो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए सुंदरबन कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल भी है, सबसे बड़ा मैंग्रोव का फॉरेस्ट भी है दुनिया में। कई सारी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे इंडिया का नेशनल सिंबल रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, ये मत समझना कि व्हाइट टाइगर है। जो व्हाइट टाइगर होता है वो कोई अलग वो नहीं है। व्हाइट टाइगर में जो स्किन का कलर के लिए पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। टाइगर येलो कलर वाले ही होते हैं जिन पे ब्लैक धारी होती है। व्हाइट टाइगर में स्किन का वो पिगमेंट गायब होता है, कलर का जो होता है, तो व्हाइट दिखता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो खुद भी येलो कलर का और काली धारी। रॉयल बंगाल टाइगर इतना चर्चा में क्यों रहता है? बहुत बल्की होता है, साइज में बड़ा होता है और उसके शिकार करने का तरीका बड़ा अलग होता है। पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बल्की होता है साइज में, और शिकार करने का तरीका बड़ा यूनिक होता है। बांग्लादेश वगैरह में जो फॉरेस्ट में, जो बांग्लादेश में जो गाँव वाँव पड़ते हैं, सुंदरबन के क्षेत्र में गाँव के लोग जाते हैं लकड़ी कलेक्ट करने, शहद कलेक्ट करने। शहद एक बड़ा बिजनेस है वहाँ। तो जो सुंदरबन के आसपास बांग्लादेश में गाँव वगैरह बसे हुए हैं, ये लोग गरीबी है तो लकड़ी कलेक्ट करना, शहद कलेक्ट करना, मोम कलेक्ट करना, इसके लिए वो जाते हैं।
अक्सर वो रॉयल बंगाल टाइगर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर उसके जो हंटिंग का तरीका है बड़ा यूनिक है। मतलब और टाइगर की तुलना में आपको बिल्कुल आभास नहीं होगा, रॉयल बंगाल टाइगर के केस में परफेक्ट हंटर है समझ लो। डिस्कवरी वगैरह पे देखोगे पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर। नॉर्मल टाइगर की तुलना में ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा पावरफुल है वो नॉर्मल येलो कलर वाला टाइगर ही, साइज में ज़्यादा बल्कि होता है। बड़े बड़े शिकारियों के भी जो इससे सामना हुआ है रॉयल बंगाल टाइगर से, उनके अनुभव बड़े खतरनाक रहे हैं इसको लेकर। उन्होंने जो अपनी किताबें भी लिखी हैं, इसका जिक्र जो किया है, एक नॉर्मल टाइगर की तुलना में इसकी एनर्जी कहीं ज़्यादा होती है और प्रेडिक्ट कर पाना इसकी क्षमता को बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे एक किस्सा था कि हाथी पे बैठ के गए टाइगर को शिकार करने, एक आध किस्से ऐसे मिले हैं कि इसने उतनी ऊंची भी लंबी जंप मारी है कि वहां तक भी घायल कर दिया शिकारी को, हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को। ऐसी ऊंची ऊंची जंप भी इसके किस्से सुनने को मिलते हैं। तो भारत का नेशनल सिंबल है ये। देखो एम्बलम अलग होता है, सिंबल अलग होता है। एम्बलम हमारा अशोक चिन्ह है, एम्बलम हमारा अशोक चिन्ह जो है वो एम्बलम है। यहां पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर जो नेशनल सिंबल है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये है हमारा नेशनल सिंबल। क्लियर है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन। व्हाइट टाइगर मैंने बताया ना, व्हाइट टाइगर में स्किन का पिगमेंट नहीं होता, स्किन का पिगमेंट गायब होता है इसलिए उसको व्हाइट बोलते हैं। वो कोई अलग से वो नहीं है, स्किन का पिगमेंट नहीं होता। कई लोग गलती से क्या समझ लेते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर व्हाइट टाइगर होता है, ऐसा नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर वो पीला वाला ही है, उसमें यदि पिगमेंट गायब होगा तो वो भी व्हाइट दिखेगा। जैसे हमारी भी स्किन का जो कलर होता है किसकी वजह से होता है, हमारी स्किन के अंदर भी एक पिगमेंट होता है, मेलानिन बोलते हैं उसको। मेलानिन जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा होता है वो डार्क दिखता है, मेलानिन जितना कम होता है वो उतना फेयर दिखता है। तो ऐसे स्किन कलर जो है वो पिगमेंट के कारण होता है। अगले पॉइंट पर आए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन। वेस्ट बंगाल ने कुछ साल पहले दुनिया का पहला मैंग्रोव जू डिक्लेयर किया था, मैंग्रोव प्रोटेक्टेड एरिया। वर्ल्ड का पहला मैंग्रोव जू बंगाल ने डिक्लेयर किया था कुछ साल पहले। अब तो टाइम हो गया खैर इसको बनाए हुए। वर्ल्ड में पहला मैंग्रोव जू, वर्ल्ड में पहला मैंग्रोव जू ये स्थित है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड का पहला मैंग्रोव जू वेस्ट बंगाल में। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जितना है, जितना हमारा टोटल लैंड मास है, हमारा टोटल लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। तो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में यदि मैंग्रोव पूछा जाए कितना है तो आप कहेंगे 0.15%। भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड एरिया का 2.4% के लगभग है। यदि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का मैंग्रोव कवर, हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मैंग्रोव कवर की बात करें तो हमारा मैंग्रोव कवर है 0.15%। पॉइंट समझ आ रहा है? हमारा टोटल लैंड मास, हमारा टोटल जो एरिया है पूरी दुनिया के 2.4% है हम, और एरिया में अगर नापोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हम। उसमें मैंग्रोव कितना है, उतने का 0.15% हमारे पास मैंग्रोव है। ठीक है, लिखें इसको। इंडियाज टोटल मैंग्रोव कवर अराउंड 0.15% of India's total geographical area। समझ आ गई बात? इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, हमारे टोटल एरिया का 0.15%। फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा टोटल एरिया, हमारे टोटल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है
0.15% पे है। और इंडिया का मैंग्रोव, पूरी दुनिया में जितना मैंग्रोव है उसका कितना परसेंट मैंग्रोव हमारे पास है। अब मैं अलग स्टेटमेंट कह रहा हूँ, दोनों बातों में अंतर है। हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में हमारा मैंग्रोव कवर कितना है, 0.15%। अब मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जितना मैंग्रोव है, जितना मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसका कितने परसेंट हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है। 2%, 4% कुछ तो होगा। तो पूरी दुनिया में जितना मैंग्रोव कवर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 3% के आसपास मैंग्रोव है। 2019 में जब डाटा आया था तो हम तकरीबन 3.3% के आसपास थे। आप चाहो तो वही लिख लो। इंडियाज टोटल मैंग्रोव कवर 3.3% ऑफ वर्ल्ड टोटल मैंग्रोव्स। हमारा टोटल मैंग्रोव कवर पूरी दुनिया के मैंग्रोव का 3.3%, मतलब इंडिया में पूरी दुनिया के मैंग्रोव का कितना परसेंट मैंग्रोव है, लगभग इतना। 2019 के डाटा के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। इस समय 3.1 3.2 के आसपास होगा, इसी के आसपास है, लगभग 3.3%। तो यहां पर जहां एक आध पॉइंट का अंतर हो तो अराउंड 3.3% वर्ड लिख लो आप। हालांकि ऑप्शन जब आएगा तो ये ऑप्शन आपको दिया होगा, वहां पर लगभग है इतना ही। अराउंड वर्ड लिख देते हैं, मान लो कोई किसी किताब में 0.1 ऊपर नीचे हो। 2019 के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो ये था, इस समय थोड़ा सा अंतर आ गया होगा। तो 3.3% पूरी दुनिया का मैंग्रोव है हमारे पास। सारे स्टेटमेंट क्लियर हैं? कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए पहले यहां तक। सुरभि कह रही है आई एम फ्रॉम सिविल ब्रांच, हामिद सर के लेक्चर ईएससी जीएस के लिए हेल्पफुल होंगे। सर से आप लाइव क्लास में एक बार डिस्कस कर लो ना इसके बारे में कि सर का क्या प्लान है, कितना वो कराना चाह रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए एक बार। ठीक है। धीरज सोनी 33% मैंने नहीं बोला बच्चे, 33% तो आइडियल फॉरेस्ट कवर किसी देश में होना चाहिए। जैसे हमारे जो अपने लॉज बने हुए हैं, हमारा आइडियल फॉरेस्ट कवर हम 33% चाहते हैं, पर उससे हम पीछे चल रहे हैं अभी। खिचड़ी मत बनाओ, सारी चीज़ें मिक्स मत करो, एक एक करके आगे बात होगी। मैं सिर्फ मैंग्रोव की बात कर रहा हूं अभी, बाकी फॉरेस्ट में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मैंग्रोव की चर्चा कर रहा हूं मैं। जितना बताया जाए उतने पर फोकस करिए। तो मैं फिर से देखो यहाँ डाटा बता रहा हूं, ये डाटा देख लो। दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन, 70% बांग्लादेश में, 30% वेस्ट बंगाल के पास है। वर्ल्ड का पहला मैंग्रोव जू, मैंग्रोव प्रोटेक्टेड एरिया, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। इंडिया में टोटल मैंग्रोव कवर हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। हमारा टोटल जो एरिया है उसका 0.15% हमारे पास मैंग्रोव है। और पूरी दुनिया में जितना मैंग्रोव है उसका 3.3% हमारा मैंग्रोव कवर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मैं यहां लिख देता हूं साइड में, यह भी क्वेश्चन आ जाता है। India's total geographical cover 3.28 million square kilometer. It accounts about 2.4% of world total एरिया। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल कवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% है। और एरिया में हम दुनिया में 7th कंट्री हैं। एरिया वाइज इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। इस एरिया के साथ हम 7th रैंक पर हैं एरिया में।
टोटल जोग्राफिकल कवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। 7वें सबसे बड़े कंट्री हैं हम एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर कंट्री वाइज। पूरी दुनिया में हम सारे कंट्री अगर कंपेयर कर लें, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है इंडोनेशिया के पास। इक्वेटर एरिया है ना, बारिश वारिश ज़्यादा होती है, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा इसके पास है। इसके बाद है ब्राज़ील, इसके बाद है नाइजीरिया, और इसके बाद है मेक्सिको। इन 4 कंट्री का ही अगर मैंग्रोव कवर मिला दो, लगभग 40% दुनिया का मैंग्रोव हो जाता है। इन 4 कंट्री को ही अगर जोड़ दो, वर्ल्ड का लगभग 40% मैंग्रोव इनके पास है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कंट्री वाइज इन चारों को जोड़ देंगे, अराउंड 40% पूरे वर्ल्ड का, अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स। ये 4 देश मिलाकर ही वर्ल्ड का 40% मैंग्रोव इनके पास है। इंडोनेशिया अकेला ही 19% के आसपास है। अकेला इंडोनेशिया ही तकरीबन 19% के आसपास है पूरी दुनिया का। इक्वेटर इंडोनेशिया से पास करता है कि नहीं? ये सब अपने आप से देखा भी करो मैप में। जब कंट्री की बात करते हैं तो एक बार चेक भी किया करो, कम से कम एटलस वेटलस देखा करो, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा और देखोगे देश दुनिया में कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, 40% वर्ल्ड मैंग्रोव यहाँ पर है। मैंग्रोव रिच एरिया इन इंडिया। इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? मैंग्रोव रिच रीजन्स इन इंडिया। मैंग्रोव रिच रीजन्स इन इंडिया। मैंग्रोव इंडिया में कोरिंगा, पिचवरम, भीतरकनिका, सुंदरबन, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, वेम्बनाड, ये मैंग्रोव रिच एरिया है। कोरिंगा, पिचवरम, भीतरकनिका, सुंदरबन, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, वेम्बनाड, ये सब मैंग्रोव रिच एरिया है। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, क्या हर कोस्टल एरिया में मैंग्रोव होता है? ये कोई ज़रूरी है क्या? या भारत में भी जितना भी कोस्ट है सब जगह मैंग्रोव आपको मिलेगा क्या? ये कोई गारंटी है? ऐसा कोई रूल है क्या? कोस्टल एरिया है तो मैंग्रोव होना वहाँ गारंटी है, ऐसा कोई फिक्स है? ऐसा हमने नहीं कहा। हमने आपसे बोला ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में हर जगह नहीं, जहाँ कंडीशन बनेगी वहाँ होगा। कोस्टल एरिया होना मैंग्रोव की गारंटी है, ऐसे नहीं याद रखना। जिस प्रकार दुनिया में जहाँ भी ओशियन है हर जगह कोरल होगा क्या? नहीं, अलग अलग कंडीशंस काम करेंगे तब बनेगा। जो जिस कंडीशन को फेवर करेगा, जो जहाँ पर ग्रो कर सकता होगा वहीं तो ग्रो करेगा। अब एक ऑप्शन लिख दे कि इंडिया के हर कोस्टल एरिया में मैंग्रोव है, तो ऑल नहीं हो सकता ना। जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वहाँ होगा। कभी भी जब ओनली वर्ड लिखे या ऑल वर्ड लिखे तो बड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक भी एक्सेप्शन आ गया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आप देखें, 2 तरह के क्वेश्चन बड़े ध्यान दिया करो, जिसमें लिखा रहता है नॉट। 4 ऑप्शन दिखेगा, इनमें से कौन नहीं है, 2 बार रीड करना चाहिए क्वेश्चन को ध्यान से।
और ऐसे क्वेश्चन जहां पर ओनली लिखा हो या ऑल लिखा हो, 3 शब्द, नॉट लिखा हो, ओनली लिखा हो या ऑल लिखा हो, तो फिर कोई भी एक्सेप्शन यदि आ गया ओनली और ऑल वाले में तो वो नहीं बनेगा। वहां पर फिर आपकी नॉलेज का गेम है कि आपको इसके अलावा कुछ जानकारी है कि नहीं। कौन सा एरिया कहां पर है ये लिखें। कोरिंगा है आंध्र प्रदेश, कोरिंगा आंध्र प्रदेश, पिचवरम तमिलनाडु, भीतरकनिका उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बाकी बांग्लादेश, अंडमान निकोबार तो ऑलरेडी पता है, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, वेम्बनाड केरल। तो इंडिया में मैंग्रोव रिच एरिया ये सब है। ये नाम लिख लो, फिर मैं मैप दिखा रहा हूं उसमें। देखो, हर बार का एक नियम है, जब कोई सब्जेक्ट शुरू होना होता है तो कई लोग बहुत शोर मचाते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि शोर मचाएंगे, सर फ्री क्लास नहीं हो पा रही, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ और पढ़ाइए, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करा दीजिए, सारा पढ़ा दीजिए। और पहली क्लास से जब आप कंपेयर करना शुरू करोगे तो कितना भी जान लगा के पढ़ा दो, कितना भी अच्छा पढ़ा दो, धीरे धीरे उसमें से गायब होना शुरू हो जाएंगे। फिर कभी कभार क्लास में आएंगे, सर अब हिस्ट्री पढ़ा दो, जब वो पढ़ाएंगे तब भी यही शुरू करवा देंगे, फिर आधी क्लास के बाद गायब। फिर वही पॉलिटी करा दो सर। अब कभी कभार आएंगे, एक एक सब्जेक्ट का नाम लेते जाएंगे और बीच बीच में से गायब होते जाएंगे। फिर उसके बाद बोलते हमारे क्वेश्चन नहीं बनते। अभी आज पेपर हुआ है डीडीए जेई का, डीडीए जेई का पेपर था, 10 क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी के हैं। 10 में से 9 क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी के हैं, केवल एक क्वेश्चन ओएनजीसी का सीईओ कौन है वो छोड़कर 9 के 9 क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी के। जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा, मान लो यूपीएससी का चेयरमैन पढ़ाया हुआ है, इमरजेंसी पे क्वेश्चन आया वो पढ़ाया हुआ है, बिहू डांस वो पढ़ाया है, G20 इंडिया ने होस्ट किया था, जब किया था तब भी बताया था मैंने, इंडिया होस्ट कर रहा है इसलिए क्वेश्चन है, पूछेगा एज इट इज क्वेश्चन, जिसमें कोई ज़्यादा सिर पैर भी दिमाग भी नहीं लगाना था। 10 में से 9 क्वेश्चन आपकी कॉपी के। क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ मैं, बिना पढ़े कोई शॉर्टकट नहीं है, पर ये ध्यान रखो शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। कई लोग हैं रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देखते हैं, पर कुछ क्राउड ऐसा भी है जो रैंडमली कभी कभार क्लास देखता है। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है क्लास देखें या ना देखें, प्रॉब्लम वो कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या है कि रैंडमली क्लास देखते हैं, तो रैंडमली क्लास से दिक्कत क्या है कि फायदा कुछ नहीं होगा। मेरा कंसर्न ये है कि कोई क्लास देखे तो पूरा सब्जेक्ट देखे, नहीं तो ना देखे, क्योंकि बीच बीच में एक एक दो दो क्लास करने से वो टाइम भी खराब होगा, सब्जेक्ट समझ भी नहीं आएगा और वो चीज़ चली जाएगी। मुझे ये चीज़ ज़्यादा गड़बड़ लगती है कि बीच बीच में क्लासेस करने से बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैं कितनी मेहनत करूंगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहेंगे क्वेश्चन नहीं आया। सीक्वेंस में जब तक नहीं पढ़ोगे, सब्जेक्ट को फील के साथ नहीं कवर करोगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, ऐसे टॉपिक समझ में नहीं आने वाले। तो या तो पूरा पढ़ें या तो ना पढ़ें। प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, उसमें लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं। एग्जाम मैंने बता दिए, ईएस दोगे तो भी आएगा। कॉलेज के सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में वहाँ भी कुछ कॉमन है, सिविल सर्विसेज में वहाँ भी पूछेगा,
फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑप्शनल जो लेते हैं एनवायरनमेंट वहाँ भी काम आएगा, सिविल्स में प्री मेंस में जहाँ एनवायरनमेंट क्वेश्चन आए वहाँ काम आएगा। इससे ज़्यादा कितने एग्जाम बताए जाएँ, है सबके लिए कॉमन। और जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं कंप्लीट मैनर में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ना छूटे आपका। तो ये हो गया मैंग्रोव के बारे में पूरी कहानी कंप्लीट। अब फॉरेस्ट कवर की बात करें, एक बच्चा जो लिख रहा था 33% फॉरेस्ट कवर, इसके बारे में चर्चा कर लें। फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ जो है वो कौन मेजर करता है, कैसे हमें डाटा पता चलता है फॉरेस्ट कवर के बारे में। ये लो, चश्मा भी जो है साथ छोड़ गया है क्लास में चश्मा जो है वो भी नाराज चल रहा है कि कई दिन से ये मेरे को यूज़ कर रहे हैं और टाइम नहीं दे रहे ठीक कराने के लिए। ठीक है, चलो आगे टॉपिक पे आए। अगले पॉइंट, ये जो फॉरेस्ट के डाटा की मैं बात कर रहा हूं तो कोई संस्था होगी ना जो फॉरेस्ट का डाटा रिलीज करती होगी। एक संस्था का नाम लिखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको FSI बोल देते हैं। इंडिया में इन्वायरमेंट वाली जात और ऑर्गेनाइजेशन आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे देहरादून। इंडिया में ज़्यादातर संस्थाएं जो हैं उनके हेडक्वार्टर आपको देहरादून मिलेंगे। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI ये इस्टेब्लिश हुआ 1981। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून। देहरादून सरकारी संस्था है, वर्क करता है अंडर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। It works under Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ये पब्लिश करता है हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट। It publishes ISFR, Indian State of Forest Report, Indian State of फॉरेस्ट रिपोर्ट इन एवरी 2 years। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में बना, देहरादून इसका हेडक्वार्टर है। ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और हर 2 साल में फॉरेस्ट का डाटा जारी करता है। इस रिपोर्ट को बोलते हैं ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 साल में। जैसे अपने यहाँ मैंग्रोव कवर वगैरह की हम बात कर रहे थे कितना है, तो ये सब डाटा इसमें आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब जारी होता है इसमें ये सब रिपोर्ट लिखी होती है, सब डाटा दिया होता है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई उसमें मैंग्रोव कवर मैं आपको इंडिया का बताऊं, स्टेट वाइज मैंग्रोव कवर इंडिया में, स्टेट वाइज मैंग्रोव कवर, भाई ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि स्टेट वाइज मैंग्रोव इंडिया में कहाँ कहाँ। स्टेट वाइज मैंग्रोव कवर, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव भारत में वेस्ट बंगाल, सुंदरबन की वजह से। अब वेस्ट बंगाल ना पूछे और दूसरे नंबर पे पूछ ले तब गुजरात। गुजरात के बाद है अंडमान निकोबार, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है महाराष्ट्र। इंडिया में मैंग्रोव कवर अगर देखें तो ये सीक्वेंस है, स्टेट वाइज कवर करोगे तो
सुंदरबन के कारण वेस्ट बंगाल, उसके बाद 4 ये हैं कि अगर मान लो एक नाम ना पूछ के 3 पूछ दे कि बताओ टॉप 3 कौन है, या पहला ना पूछ के दूसरा बोल दे, तो स्टेट वाइज मैंग्रोव कवर देखोगे तो ये है। ये डाटा भी कहाँ दिया हुआ है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है। भाई मैंग्रोव भी तो हमारा फॉरेस्ट ही है, तो फॉरेस्ट रिलेटेड जो रिपोर्ट आती है, जो डाटा आता है वो इसी में आता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलेटेड जो डाटा आता है वो इसी में आता है। देखो क्लास के रिगार्डिंग जिसका जो भी कंसर्न है, यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया होगा, वहाँ पे लिख दिया करिए। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई है, कोई अपनी बात कहना चाह रहा हो, तो गूगल फॉर्म में पढ़ता हूँ क्लास के, उसमें लिख दिया करिए आप, कोई किसी की शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में ये सब लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ रैंकिंग कितनी है। अब हम बाकी भी जो फॉरेस्ट है इंडिया में उसकी बात करें। इंडिया का आइडियल फॉरेस्ट कवर, हमारी जो पॉलिसी है कितना होना चाहिए, हमारी जो नीति है आइडियल फॉरेस्ट कवर, हमने तय किया है 33% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया। हमने अपनी जो रिपोर्ट, अपनी जो स्टडी बना रखी है, हमारा अपना टारगेट, हमारे जोग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट कवर हमारे पास होना चाहिए। क्या इतना है? आइडियल फॉरेस्ट कवर हम प्रयास करते हैं कि हमारा इतना होना चाहिए, ये हमने टारगेट रखा हुआ है। और है कितना वो देखो, लेटेस्ट डाटा जो आया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, 2019 में रिपोर्ट आई थी, फिर 2021 का डाटा आया है, अभी 23 का भी नहीं आया, अब अगले साल 23 का आएगा। जिस साल की रिपोर्ट है एक आध साल बाद जारी होगी। तो 19 का डाटा आया और 21 का लास्ट रिपोर्ट 21 वाली है। तो आइडियल फॉरेस्ट कवर हमारा अपना जो 33% हमने तय किया हुआ है, इतना हमें होना चाहिए, हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए इतना हमारे पास होना चाहिए। हम है कहाँ पर लाई कर रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इंडियाज टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इंडियाज टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.62%। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2021 के डाटा के हिसाब से 24.62%। 2019 में कितना था, यहाँ कंपैरिजन लिख दें, उस समय था 24.56। इम्प्रूवमेंट है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर भारत का जोड़ दिया जाए 21 और 2019 में कंपैरिजन कर लो, 2021 और 19 में कंपैरिजन देखो, 2021 में हमारा कवर इतना है, 2021 में इतना, 19 में इतना। ओनली फॉरेस्ट कवर कंपेयर करें, इंडियाज टोटल ओनली फॉरेस्ट कवर, ट्री, सिर्फ ट्री की बात ना करें, फॉरेस्ट कंसीडर करें। फॉरेस्ट प्लस ट्री में तो क्या कर रहे हैं, जंगल भी काउंट कर ले रहे हैं और जो अलग अलग ट्रीज हैं उनको भी काउंट कर ले रहे हैं। हम ट्री कवर अलग से बात ना करें, केवल फॉरेस्ट एरिया की बात करें, अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो 21.71 और यहां पर था 21.67 इतना था 21.67 पे था। तो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल ये भी इंप्रूव हुआ, टोटल फॉरेस्ट कवर, केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें वो भी इंप्रूव हुआ, पर अभी भी हम अपने आइडियल टारगेट से पीछे हैं। आइडियल टारगेट हमारा 33% होना चाहिए, उससे हम काफ़ी पीछे हैं। अभी इंप्रूवमेंट हो रही है पर अभी ये सफिशिएंट नहीं है, हमें और इस पे काम करने की ज़रूरत है।
ये देखो, नोट करना है तो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। कुछ लिखना है तो लिखो, फिर हम आगे बढ़ें इसमें। एज पर ISFR 2021 इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में इंप्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ पर आई है? सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया है आंध्रा। इंक्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आंध्रा में, इसके बाद तेलंगाना, इसके बाद उड़ीसा। इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में कहाँ देखने को मिली है? आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, मैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 19 से 21 के दौरान ये 2 साल जो बीते, इंप्रूवमेंट किस राज्य में ज़्यादा आ रही है फॉरेस्ट कवर के मामले में? इंप्रूवमेंट इसमें है, जबकि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर तो मध्य प्रदेश है अपने यहाँ। यदि टोटल एरिया फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है अपने यहाँ। यहाँ तो मैं केवल बात कर रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट के टर्म्स में। आप इसे चाहो तो इंप्रूवमेंट वर्ड लिख लो, इंप्रूवमेंट के टर्म में चाहो तो ब्रैकेट में वर्ड लिख लो कि इंप्रूवमेंट ज़्यादा कहाँ देखने को मिला है? इंप्रूवमेंट इन राज्यों में देखने को मिला। हिली एरिया अरुणाचल वगैरह में तो खैर काफ़ी लॉस हुआ है। अरुणाचल हालांकि फॉरेस्ट कवर टोटल अभी भी ज़्यादा है, पर लॉस में गया है। इस रिपोर्ट में देखा गया है कि उसमें लॉस देखा गया है। अगला लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। भारत में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हमारे पास मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट है अपने पास अरुणाचल में। अरुणाचल हालांकि डिक्लाइन कर रहा है, इस बार की जो रिपोर्ट आई है अरुणाचल में गिरावट देखी गई है, तो भी नंबर 2 पर है अभी। और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, टोटल फॉरेस्ट कवर तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। मिनिमम फॉरेस्ट कवर, सबसे कम फॉरेस्ट अपने यहाँ हरियाणा, फिर पंजाब। मिनिमम फॉरेस्ट कवर नंबर 1 हरियाणा, 4% से भी कम है। हरियाणा पंजाब दोनों ही 4% के नीचे हैं। सबसे कम फॉरेस्ट कवर अपने यहाँ हरियाणा में, फिर पंजाब में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एरिया है, दोनों ही एग्रीकल्चर बेल्ट हैं, तो फॉरेस्ट कवर नहीं है यहाँ, बहुत कम है। दोनों में ही 4% से लेस। हरियाणा सबसे कम, उसके बाद पंजाब। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अपने पास MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, और सबसे कम में हरियाणा एंड पंजाब। अगले साल जब रिपोर्ट आएगी 24 में, तो फिर 23 वाला डाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 24 में अगर पेपर दोगे तो फिर अपडेट कर, देखो यही चीज़ें कॉपी में होती हैं, स्टूडेंट को जो अपडेट करना पड़ता है। अब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा या ये पढ़ाऊंगा, तो अभी तक का डाटा मैं सारा आपको बता दूंगा। समय समय पे कॉपी जब पलटो तो अपडेशन तो करने पड़ेंगे ना। कोई रिपोर्ट मान लो 23 में रिपोर्ट आई, अक्टूबर में जाके, या 24 में कोई और रिपोर्ट आ गई, कोई और अवार्ड आ गया, तो जो मैं लिखाऊंगा उसमें जब नए अवार्ड, जैसे नोबेल प्राइज़ हम पढ़ेंगे, अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं 22 के आपको लिखा पाऊंगा। अक्टूबर में मिलना शुरू होते हैं, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर का डाटा आपको ऐड करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है,
इतना अपडेशन तो करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है कि परसेंटेज, कोई राज्य मान लो छोटा सा है पर परसेंटेज फॉरेस्ट ज्यादा है उसके पास। कोई राज्य भले छोटा हो, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर के मामले में, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज फॉरेस्ट में सबसे आगे है, स्टेट में अगर देखोगे तो मिजोरम और यूटी में देखोगे तो लक्षद्वीप। परसेंटेज फॉरेस्ट में मिजोरम है, फिर अरुणाचल है, इसके बाद मेघालय है। टोटल फॉरेस्ट कवर और परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में अंतर है। स्क्वायर किलोमीटर में सारा एरिया नापोगे तो एमपी सबसे ऊपर, पर मिजोरम छोटा सा राज्य जिसका 84% से ज्यादा हिस्सा फॉरेस्ट, दोनों अलग बातें हैं। टोटल फॉरेस्ट और परसेंटेज कवर दोनों बातों में अंतर है। टोटल फॉरेस्ट का मतलब स्क्वायर किलोमीटर में सारा एरिया कितना है ये बताओ, और परसेंटेज का मतलब है जितना बड़ा स्टेट है उसका कितना हिस्सा फॉरेस्ट है। तो परसेंटेज के मामले में मिजोरम देखोगे 84% के ऊपर है और अरुणाचल तकरीबन 80, अरुणाचल लगभग 80% जंगल है। परसेंटेज याद अगर कर पाओ तो कर लेना, बाकी याद रखने में आपको हेल्प करेगा। 84% के आसपास है, एग्जैक्ट लिखना चाहो तो 84.53, और ये 80% के आसपास है 79.33। हालांकि अरुणाचल में जंगल एरिया में थोड़ी कमी आई है, 2019 से 21 के डाटा में अरुणाचल में कमी देखी गई है। यूटी वाइज लिख लो लक्षद्वीप। यूटी वाइज नोट कर लो लक्षद्वीप। इस बार वाली रिपोर्ट में परसेंटेज लक्षद्वीप का एक बार चेक कर लेना कितना है। परसेंटेज यहां नोट कर लेना ब्रैकेट में, परसेंटेज लिख लेना इस समय परसेंटेज कितना है इसका। 84, 82 के ऊपर ही था वैसे, 19 वाले डाटा में देखोगे 82, 84 के ऊपर ही था। परसेंटेज वाइज कितना है इसी के आसपास होगा, परसेंटेज इसमें नोट कर लेना। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। एक डाटा और आया इस बार 2020 की, जो 2021 को जो रिपोर्ट आई तो उसमें एक इंफॉर्मेशन और थी। 2010 से लेके 10 साल के आंकड़े जारी किए गए कि परसेंटेज फॉरेस्ट कवर इंप्रूव होने में दुनिया में कौन किस नंबर पे है। एक डाटा आया इस बार की रिपोर्ट में कि 2010 से 2020 इस दौरान परसेंटेज इंप्रूवमेंट फॉरेस्ट कहां पर ज़्यादा देखा गया। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे इंडिया। चाइना नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, इंडिया नंबर 3। इस बार की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 10 से 20 तक के आंकड़े में इंप्रूवमेंट फॉरेस्ट कवर में देखें तो चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ये हो गया, आगे बढ़ें। इंप्रूवमेंट के मामले में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया।
वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर 2010 से 20 इम्प्रूवमेंट जहाँ पर आई है, वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर में इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पर देखा गया है, उसमें ये डाटा है। मतलब इसको कह लो एवरेज नेट गेन, इसके लिए वर्ड यूज किया एवरेज नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया। इस ये वर्ड लिख दे तो मतलब कुछ नहीं, सिंपली फॉरेस्ट कवर इंप्रूवमेंट कहाँ देखा गया यही बात कह रहा है। एवरेज नेट गेन वर्ड लिखा हो या सिंपली इंप्रूवमेंट इन फॉरेस्ट कवर बोल रहा हो, ये डाटा है। एक बार देख लें, यहां से हमने बात शुरू की है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में बना, देहरादून उत्तराखंड हेडक्वार्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का ही डिपार्टमेंट है। हर 2 साल में फॉरेस्ट का डाटा रिलीज करता है, उसका नाम होता है रिपोर्ट का ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2021 का डाटा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मिला के इतना, फॉरेस्ट कवर ओनली इतना, 19 के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट है, पर अभी भी आइडियल फॉरेस्ट कवर हमारा 33% टारगेट जो है उससे हम पीछे चल रहे हैं। एज पर ISFR 2021 फॉरेस्ट कवर में इंप्रूवमेंट आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा, इंप्रूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा देखा गया। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर MP अरुणाचल छत्तीसगढ़, मैक्सिमम एरिया, मिनिमम कवर हरियाणा पंजाब। परसेंटेज कम कवर में देखें तो मिजोरम अरुणाचल मेघालय, UT वाइज लक्षद्वीप, पहले ही लक्षद्वीप 84-85 के आसपास हुआ करता था, अभी आप कितना 90% बोल रहे हैं, हो सकता है इसके आसपास, इसी के आसपास होगा। एग्जैक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसका डाटा एग्जैक्ट कितना है, तो एग्जैक्ट डेसिमल में मुझे याद नहीं है, 87-88 के आसपास हो सकता है। मिजोरम से ज़्यादा कवर है इसका, पिछले डाटा में भी इस बार भी। अगर मिजोरम स्टेट से भी कंपेयर करोगे, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मिजोरम और लक्षद्वीप दोनों कंपेयर कर लें, ज़्यादा कहाँ पर है परसेंटेज लक्षद्वीप, अगर आपको ये दोनों कंपैरिजन आ जाएं कि मिजोरम और लक्षद्वीप दोनों को कंपेयर कर लो, ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, मिजोरम और लक्षद्वीप दोनों कंपेयर कर लोगे तो लक्षद्वीप ऊपर है। यदि ये 84 पे है तो ये 87-88 के आसपास कहीं होगा। 90 आप कह रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं है, बिना वेरीफाई किए मैं यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ। वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखें मिजोरम से ज़्यादा कवर है। यदि दोनों में कंपेरिजन पूछ रहे तो आप लक्षद्वीप ऊपर लिखिएगा। परसेंटेज कवर 10 साल में जो भागा है, जो इंप्रूव हुआ है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ये सारी कथा समाप्त। मैंग्रोव और फॉरेस्ट डाटा के बारे में कहानी कंप्लीट। अब मैं आपसे एक पॉइंट और कह रहा हूं, मैंग्रोव को जिन चीजों से खतरा है, मैंग्रोव को जिन चीजों से थ्रेट है, कौन सी 3 मेन चीजें मैंने बताई थी, ये भी नोट कर लो। मान लो क्वेश्चन आ गया कि मैंग्रोव को किन किन चीजों से नुकसान हो रहा है, और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 1 3 2 3, इनमें से कोई नहीं। यहां अलग से एक पॉइंट लिख देता हूं ब्रैकेट में, मैंग्रोव एरिया is under threat due to, मैंग्रोव एरिया इज अंडर थ्रेट ड्यू टू, एक कारण तो क्या है, कोस्टल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर वगैरह जो बना रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं मैंग्रोव को, एक कारण तो है कोस्टल डेवलपमेंट, एक कारण है श्रिम्प, मतलब झींगा, जो झींगा पकड़ते हैं वो लोग भी काफ़ी नुकसान कर रहे हैं इस एरिया को, श्रिम्प एक्वाकल्चर, श्रिम्प एक्वाकल्चर दूसरा खतरा ये है। और तीसरा खतरा है ओवरलॉगिंग, ओवरलॉगिंग मतलब वुड कटिंग, ओवरलॉगिंग से मतलब है कमर्शियल वुड कटिंग, ज़्यादा लकड़ी काट रहे हैं, खाना बनाने में यूज़ हो जाती है, बोट मेकिंग में यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, कमर्शियल
या इसको लिखो वुड कटिंग फॉर कमर्शियल पर्पज, ऐसे लिख लो। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एक्सेसिव wood cutting for commercial and cooking purpose। तो जो मैंग्रोव को मेन खतरा है वो ये कुछ थ्रेट है इसके, ये भी ऐड करो इसमें। मैंग्रोव जिस वजह से खत्म हो रहा है, मुख्य जो खतरे हैं उनमें ये खतरे हैं इसको। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए। आज इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक कोई डाउट हो, पुराना कोई टॉपिक में डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज यहीं तक रखेंगे। चश्मा एक्चुअल में टूट गया, ये काम नहीं कर रहा है। तो कल का भी शेड्यूल यही है, परसों का भी यही है। नेक्स्ट 2 क्लास का शेड्यूल जो है टाइम अभी सेम है, 29-30 तक का सेम है। 31 को शायद हम ऑफ रखेंगे, फिर 1 या 2 तारीख से कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर। अभी 2 दिन का शेड्यूल सेम है, फिर 1-2 दिन ऑफ रख के फिर कंटिन्यू करेंगे। ऑफ इसलिए कि जो और दूसरे रनिंग बैचेज हैं वो ख़त्म हो जाएं, पहले थोड़ा सा टाइम मुझे मिलने लगे। अभी ना स्टेट वाइज अलग अलग नहीं, पूरे कंट्री का एवरेज 33% फॉरेस्ट हमें ज़रूरत है। पूरे कंट्री में 33% एवरेज फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है वो पूरे देश के डाटा को कलेक्ट कर रही है, अलग अलग राज्यों को तो कलेक्ट कर ही रही है। एवरेज हमारा पूरे देश में 33% होना चाहिए, जो नहीं है। स्टेट के डाटा को निकालने के बाद भी तो वो पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं ना। मैंग्रोव प्रोटेक्शन जो है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। मैंग्रोव प्रोटेक्शन हमारे यहाँ कुछ कोस्टल जोन रेगुलेशन बने हुए हैं, नियम कायदे, कोस्टल जोन रेगुलेशन कुछ बने हुए हैं वो, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 दोनों के तहत कवर्ड है, दोनों के तहत कवर्ड है। इनर्शिया 290 कह रहे हैं कब तक कर लेंगे ये सब्जेक्ट। देखो ऑनलाइन में यूट्यूब में अगर मैं 2.5-3 घंटे की क्लासें कर देता तो ये सब्जेक्ट आपका 16-17 दिन में ख़त्म हो जाता है, पर उतनी लंबी क्लास कोई देखेगा नहीं यूट्यूब पे। उतनी लंबी क्लास आप लोग भी नहीं बैठोगे, देखोगे भी नहीं। 1.5 घंटे ही देखना मुश्किल हो रहा है कई लोगों को, तो इसीलिए 1.5 घंटे से ऊपर मैं क्लास रख नहीं रहा हूँ उस पर। जो भी टाइम लगेगा क्लास आपकी 1.5 घंटे के आसपास ही रहेगी। मुझे ख़त्म करना होता तो मैं 2.5 घंटे क्लास करके कंप्लीट कर देता। ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते थे 4 घंटे क्लास होती थी, ऑनलाइन में भी 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं, पर यूट्यूब में कराएंगे उतनी देर तो आधे लेक्चर बच्चे देखेंगे ही नहीं। तो जो भी टाइम लगेगा पर क्वालिटी पढ़ो, कहने का मतलब ये है घड़ी मत देखो, घंटे मत गिनो, जो भी पढ़ रहे हो क्वालिटी पढ़ो। आपको टॉपिक कवर करने से मतलब है पूरे के पूरे। सिलेबस खत्म कर दूं, एक कोरम पूरा हो जाए और आपके क्वेश्चन ना बने, उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। आपको हर टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है, सारे एंगल बताए जा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं तो आप हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? एक पॉइंट और लिख लो, मैंग्रोव आर प्रोटेक्टेड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने लिखा है कमेंट में कि किस कानून के तहत इसको बचाया जाता है। मैंग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड अंडर, इंडिया का एक तो कानून है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अलावा कुछ कोस्टल जोन रेगुलेशंस, कुछ कोस्टल जोन रेगुलेशंस भी बने हुए हैं, उनके तहत भी आता है ये। तो मैंग्रोव प्रोटेक्टेड एरिया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। उसके अलावा कोस्टल जोन के भी कुछ कानून बने हुए हैं, उनके तहत भी। इस तरह के जो स्टूडेंट है ना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो टीचर को भी लगता है कि बच्चा इंटरेस्टेड है।
अब कोई कह रहा है कि सर कब ख़त्म होगा जल्दी बता दो, तो भाई फ्री क्लास है, कोई किसी पे दबाव भी नहीं है, कोई करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे, सिंपल सी बात है। किसी को ज़्यादा लग रहा हो कहीं और से कर लो, मैं उससे ज़्यादा क्या कहूँ। पर ऐसे जो स्टूडेंट जो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर को भी मज़ा आता है फिर बताने में। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कोस्टल जोन रेगुलेशन दोनों के तहत प्रोटेक्टेड एरिया है मैंग्रोव। अब आप पूरी जीएस पे अच्छा से पढ़ने की बात करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हो, कंटेंट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं पढ़े होगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। शॉर्टकट में जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए आपको, तुरंत तो बड़ा मजा आ जाएगा, जल्दी खत्म हो गया, जल्दी से निपट गई बात, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर। तो टीचर वो होना चाहिए जो पढ़ा भले ज़्यादा दे पर पेपर के बाद आपको फेस कर सके। ऐसा ना हो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी पढ़ा के आपको शेर व शायरी सुना के, कहानी सुना के निकल जाए और पेपर के बाद सामने ही ना पढ़े, नुकसान है उसमें बच्चों का। और इतने टाइम में आप भी ये समझ पा रहे होंगे कि जो कराया जा रहा है कवरेज, कोई पुराना बच्चा हो जो सिविल्स की तैयारी किया हो या जो पहले कहीं पढ़ चुका हो, वो ज़्यादा अच्छा इवेल्युएशन बता पाएगा कि अभी तक के जितने लेक्चर जितना कवरेज हुआ है वो कैसा हुआ है। जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा होगा उसको नहीं समझ आएगा कम है कि ज़्यादा है। जो बच्चा पहले पढ़ चुका होगा या सिविल्स दिया होगा या कोई और एग्जाम स्टेट वगैरह पीसीएस वगैरह दिया होगा, वो बता पाएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कवरेज किस तरह से हम लेकर चल रहे हैं, यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, चलो क्लास अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।